जय हिंद दोस्तों, मैं जबिन हिंदुस्तानी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल उम्मीद एकेडमी 2.0 पर नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक बड़े ही जबरदस्त, बड़े ही जानदार होने वाली है। आज हम लोगों ने पूरी टीम ने हमारी एक सीरीज चलाया है जो आप लोगों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। इस सीरीज में आपको एनसीईआरटी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सोशियोलॉजी, आपकी सिविक्स, जितने भी आपके चैप्टर बन सकते हैं, वो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्लेलिस्ट के माध्यम से पूरी की पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये उम्मीद एकेडमी 2.0 पर बाय जावेद जियोग्राफी बाय जावेद हिंदुस्तानी सर पूरी आपको जियोग्राफी इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। आपको कहीं नहीं जाना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर, बड़े ही अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आपका लेवल होगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा हम लोग डेप्थ में जाने लगेंगे। यहाँ नॉलेज दिखाने की कोई बात नहीं है। बच्चा लोग, कुछ टीचर होते हैं वो अपना नॉलेज दिखाने लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब क्लास 5 की एनसीईआरटी है तो क्लास 5 वाला बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होके पढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा डीप में ना जाते हुए जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग अपना नॉलेज दिखाते जाएंगे आप लोगों को और नए नए चीजों से आपका परिचय कराते जाएंगे। तो ज्यादा ना बात करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही धमाकेदार ये सीरीज होने वाली है। जिसने पूरे सीरीज का मजा ले लिया उसके कदमों में, उसके मुट्ठी में कामयाबी हो गई। देखेंगे सबसे पहला जो होता है हमारा संसार, यानी हमारा जो संसार, अवर वर्ल्ड जो है, यानी हमारे संसार में इसमें 5 यूनिट दिया है। ग्लोब को देखेंगे, किसको देखेंगे हम बाबू? हम देखेंगे ग्लोब देखेंगे। क्या देखेंगे? ग्लोब देखेंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, ऋतुएं एवं जलवायु परिवर्तन। इतने यूनिट हम लोगों को एक इसमें देखना है। देखेंगे सबसे पहला जो चीज है ग्लोब, यानी ग्लोब क्या होता है? क्या ग्लोब क्या होता है? यहां लिखा है कि हमारी पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। यानी हमारे सौर मंडल जो है, कई सौर ग्रहों को मिलाकर के सौर मंडल बनता है और कई सौर मंडल को मिलाकर आकाश गंगा बनता है और कई आकाश गंगाओं को मिलाकर के क्या बनता है? पूरा ब्रह्मांड बनता है। क्या बनता है? पूरा ब्रह्मांड बनता है। तो उसी जैसे जो हमारा सौर मंडल है उसमें जो प्रमुख 8 ग्रह हैं, उसी 8 ग्रह में से जो सबसे अच्छी सुगम जो ग्रह माना जाता है वो हमारी पृथ्वी है। क्या है बाबू? हमारी पृथ्वी है। तो जिसपे हम और आप निवास करते हैं। कई बच्चों के दिमाग में ये आता है, यानी हम पृथ्वी के नीचे निवास करते हैं, पृथ्वी पर निवास करते हैं, यानी पृथ्वी पर कहाँ निवास करते हैं? और पृथ्वी, यानी सब पृथ्वी इतनी बड़ी है तो ये सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी ही हो सकता है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है इस क्लास में। आप देखेंगे कि क्या बता रहा है, हमारी जो पृथ्वी है सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है। ग्लोब हमें पृथ्वी का आकार का सही अनुमान देता है। यानी जो ग्लोब होता है ये पृथ्वी का सही अनुमान देता है, यानी एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है। देखो पहले जो ग्लोब हुआ करता था, पहले बड़े बड़े चार्टों पे दर्शाया जाता था, जिससे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में बड़ी दुविधा होती थी। लेकिन जैसे ग्लोब को मोड़ करके सर्कल बना दिया, वृत्त में बना दिया गया, जिससे हम आसानी से कहीं भी, आप देखेंगे आज के जमाने में मार्केट में आ रहा है कि ग्लोब में आप गैस भर देंगे, गैस निकाल देंगे, उसके बाद में उसको पिचका करके बैग में डाल लेंगे, फिर हवा भरेंगे, फिर वो ग्लोब फूल जाएगा, जिससे काफी आसान, काफी सुविधा है। देखिए क्लास 5 को पढ़ा रहे हैं बाबू, हम क्लास 5 पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, तो इसीलिए मोटा मोटा तौर पर चलेंगे। वरना जब एनसीईआरटी 6 क्रॉस करेंगे, 7 क्रॉस करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम यूपीएससी का प्री निकालने के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बाबू, पीसीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमें बेस बनाना है। देखेंगे पहले ग्लोब के आकार के कारण उन्हें ले जाने में असुविधा होती थी, हमने पहले ही बता दिया। किंतु अब मुड़े हुए ग्लोब उपलब्ध है जिन्हें फुलाया जा सकता है, जिन्हें फुलाया जा सकता है। देखेंगे अब ये ग्लोब क्या होता है। ग्लोब हमारी पृथ्वी अन्य आकाशीय पिंडों की तरह ही गोलाकार है। क्या है? यानी जितने भी आकाशीय पिंड, यानी जो आकाश में पिंड पाए जाते हैं, गोले पाए जाते हैं, ये बड़े बड़े गोले का एक रूप होता है। उसी गोले में से एक गोला हमारी पृथ्वी है। और इसी संपूर्ण पृथ्वी पे क्या क्या पाया जाता है? कहाँ दरिया, कहाँ यानी कहाँ नदी, कहाँ पहाड़, कहाँ पठार, कहाँ मैदान, ये सारा का सारा चीज इसी ग्लोब पे हमें मिलेगा, यानी इसी ग्लोब में दिखाया गया है। आज की क्लास बड़ी जबरदस्त होने वाली है मेरा बाबू, जिसने क्लास देख लिया उसके तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी अन्य आकाशीय पिंडों की तरह ही गोलाकार है।
पहले लोग इसे चपटी समझते थे। क्या समझते थे? पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी हमारी, पहले तो गोल माने यार, कहते पृथ्वी गोल है, फिर चपटी माने, फिर अलग अलग तरीके से माने। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है ना, ये क्या है? सर्पिलाकार, हल्का सर्पिलाकार है भाई, ना गोल है ना चपटी है, ऐसे शुतुरमुर्ग के अंडे की तरीके से सर्पिलाकार है। और उसके बाद में थोड़ा जहां पे मुड़ा हुआ, वहां पे थोड़ा धसी हुई है। क्या? थोड़ा धसी हुई है। अभी देखेंगे तो क्या होता है, चपटी समझते थे। अंतरिक्ष से लिए गए चित्र से यह प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी गोलाकार है। क्या है? अंतरिक्ष से, यानी जो ऊपर से चित्र लिया गया, उससे यह स्पष्ट हुआ बाबू कि क्या है, जो हमारी पृथ्वी है बाबू, वो हमारी पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। आप देखेंगे कि क्या होता है इसके बाद में, गोलाकार है। आप इधर देख लीजिएगा, ये चपटी समझते थे, लेकिन अंतरिक्ष से लिए गए चित्र से यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी गोलाकार है या संतरे जैसी दिखती है। क्या? ये संतरे जैसे दिखती है। इसके लिए ध्रुव हल्के चपटे एवं भूमध्य रेखा पर गोलाई है। आप देखेंगे अभी यहां पर एक चीज दिखा रहे हैं, ये देखो संतरे का इमेज लगा हुआ है। संतरा देखेंगे चारों तरफ से क्या है? गोल गोल है। अब बीच में यहाँ पे जो ध्रुव होता है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे चपटा हुआ है। क्या है? चपटा, यानी अंदर की तरफ धंसा हुआ है। क्या? अंदर की तरफ धंसा हुआ है बाबू। अब इसी तरीके से हमने एक पेज लिया, आप देखेंगे कि ये पूरा गोला है। आप जैसे जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे आप जाएंगे, ऐसे ऐसे क्या जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा ये देशांतर रेखा, ये जो सीधी रेखा होती है इसे देशांतर रेखा बोलते हैं। और जो ऐसी रेखा, यानी जो इधर से जाती है हमारी पूरब से पश्चिम रेखा, ये हमारी अक्षांशीय रेखा होती है। लेकिन जब धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ जब मिलेंगे तो यहाँ पे एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा, और ये आगे जाकर के यहाँ चिपक जाएंगे। इसे हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, यानी उत्तरी ध्रुव बोलेंगे। इसे हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। इस तरीके से ये पृथ्वी के पोल होते हैं। जहां पे पोल होते हैं तो ये जाकर के मिलते हैं। अब देखो कोई भी चीज आप यहाँ से कर रहे हैं, ऐसे कोई चीज कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कोई रेखा खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये गोला बन जाएगा। क्या हो जाएगा? गोला बन जाएगा बाबू, गोला बन जाएगा। तो इसी के कारण बताया गया है कि पृथ्वी ध्रुवों की ओर, यानी जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ और नीचे जाएंगे तो यहाँ ध्रुवों की ओर पृथ्वी चपटी हुई है। क्या है? पृथ्वी चपटी हुई है। तो इस तरीके से पूरा इसमें पूरा सीक्वेंस में बताया गया है। आप देखेंगे कि क्या बताया है, पृथ्वी को हल्के चपटे एवं भूमध्य रेखा पर गोलाई है। और क्या है? भूमध्य रेखा पर गोलाई है। आप देखेंगे ये भूमध्य रेखा है। क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच में जो पाई जाती है ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। यानी पृथ्वी को ये दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? पृथ्वी को ये दो बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि इसी में जब ये बीचों बीच में बांटता है तो इसे क्या बोलते हैं कि ये गोलाई होता है। क्यों? क्योंकि ये गोलाई में पाया जाता है। पृथ्वी हमारी गोल है, तब ये बीचों बीच से काटता है ना, तो ये रेखा दोनों तरफ हमारी पृथ्वी के दोनों तरफ से, यानी जब गेंद को आप काटेंगे ना, गेंद को जब हम बीच से काटते हैं तो दोनों टुकड़ा अलग अलग करते हैं ना, तो वो गोल गोल जो आकृति बनते हैं वो दोनों तरफ बनेगी ना, तो इसीलिए वृत्ताकार हो जाती है। यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काट रही है, तो इसलिए ये गोलाकार है। क्या है? इसलिए ये गोलाकार है। आप देखेंगे कि पृथ्वी को सर्वोत्तम, ये चीज आप लोगों के लिए भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ग्लोब को अगर परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा तो पृथ्वी को सर्वोत्तम रूप से एक मॉडल पर, यानी ये किसी चीज पर, एक पेपर पर, एक पैमाने पर पृथ्वी को सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छे रूप में एक मॉडल पर प्रदर्शित किया जाता है। इसकी सहायता से पृथ्वी का अध्ययन सुगमता से किया जाता है। इस मॉडल को ग्लोब कहते हैं। यानी पृथ्वी को किसी मॉडल पर अपनी जानकारी के लिए, किसी मॉडल यानी किसी पैमाने पर पृथ्वी को प्रस्तुत करना, उसे ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ग्लोब कहते हैं। यानी अपनी जानकारी के लिए, अपनी सुगमता के लिए पृथ्वी को किसी एक पैमाने पर क्या करना, एक पैमाने पर निर्धारित करना या सुनिश्चित करना ग्लोब कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। आप देखेंगे कि क्या है, ये देखें, अगर आप ग्लोब पर दृष्टि डालेंगे तो क्या है, अगर आप इसके अधिकांश भागों में क्या है, इसके अधिकांश भागों में नीले रंग से रंगा हुआ है। ग्लोब देखेंगे, अगर जैसे आप डिजिटली अभी ग्लोब दिखाएंगे, इसमें दिखा हुआ है, तो देखो अधिकांश भागों को ग्लोब नीले रंग से रंगा हुआ है। यह रंग महासागर को प्रदर्शित करता है। विश्व में मुख्य रूप से 4 महासागर हैं। क्या? विश्व में मुख्य रूप से 4 महासागर हैं। आप देखेंगे कि जैसे ये कह रहा है कि अधिकांश, जैसे
ये देखो ग्लोब है, अपना अपना ग्लोब है। ग्लोब में देखेंगे कि अपनी इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया कि ग्लोब में जो पृथ्वी को बीचों बीच से क्या कह रहा है बाबू, जो पृथ्वी को बीचों बीच से रेखा काट रही है, इसे हमने भूमध्य रेखा कह दिया। क्या कह दिया? भूमध्य रेखा कह दिया। अब बताया कि पृथ्वी पर ज्यादातर भाग हमें नीले रंग के दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? नीले रंग के। और पानी क्या होता है? पानी नीला होता है, ज्यादा गहरा पानी नीला होता है। तो इसीलिए ज्यादातर ये जो नीले नीले चीज दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं नीले, ये क्या है? ये महासागर हैं। क्या? ये महासागर हैं। और इसमें स्पष्ट बताया गया है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 4 महासागर है मुख्यतः, लेकिन एक दक्षिणी और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि क्या महासागर को, यहाँ पे देखो नॉर्थ यानी क्या हुआ? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या? उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो पहला हमारा हो गया क्या? उत्तरी अटलांटिक, यानी यह अटलांटिक देख लेंगे। क्या? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर। एक चीज आप देखिएगा, एक अटलांटिक महासागर है, एक आर्कटिक है। क्या है? एक आर्कटिक है और एक अटलांटिक है। तो ये अटलांटिक महासागर हो जाएगा, आर्कटिक सागर यानी द्वीप, वो बर्फ का टुकड़ा पूरा, वो पूरा लैंड हो जाएगा। आप देखेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे उसी के साथ साथ आपको मिलेगा साउथ पैसिफिक या नॉर्थ पैसिफिक सागर, यानी प्रशांत महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर मिलेगा। क्या? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। और आपको मिलेगा हिंद महासागर। क्या मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंद महासागर मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा क्या? और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे देखिएगा अंटार्कटिका मिलेगा। क्या मिलेगा? अंटार्कटिका मिला आपको, हिंद मिला, और उसी के साथ साथ प्रशांत मिला, और एक दक्षिणी महासागर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? दक्षिणी वाला मिलेगा। तो इस तरीके से आपने ग्लोब पे देखा कि ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि आप देखेंगे कि यहाँ प्रशांत महासागर पहला वाला हो गया हमारा, एक वाला। उसके बाद दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर क्या हो गया? दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर। तीसरा हमारा हिंद महासागर। कितना? हिंद महासागर। और उसके बाद चौथा वाला जो हमारा हो गया वो आर्कटिक महासागर। क्या हो गया? आर्कटिक महासागर। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ताओं ने एक अन्य महासागर की जानकारी दी है जिसे दक्षिणी महासागर बताया जाता है। किसे? जिसे दक्षिणी महासागर बताया जाता है। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो हमारे महासागर 4 ही हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। लेकिन बाद में एक दक्षिणी महासागर भी इन लोगों ने माना है। क्या माना है? दक्षिणी महासागर को माना है। लेकिन अंटार्कटिक महासागर, क्या इसे दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर नाम दिया गया है, जबकि कुछ का मत है कि यह 3 समुद्रों यथा प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागर का विस्तार है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, जबकि अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्ततम महासागर है। एक चीज देखिएगा, ये 2 चीज हमें बहुत बड़ी चीज दिखाता है। क्या? कि सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा बाबू? सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। उसके बाद में सबसे व्यस्ततम वाला, यानी जो सबसे बिजी महासागर होता है, इसे अटलांटिक महासागर बोलेंगे। क्या? जो हमारा अटलांटिक महासागर है ये सबसे बिजी है, सबसे व्यस्त है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल गए, यानी ये अटलांटिक महासागर जो सबसे व्यस्ततम महासागर है। दूसरा वाला जो महासागर है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। क्या है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। आप उसके बाद में देखेंगे, एक बात और देखिएगा कि प्रशांत महासागर के बारे में, और उसके बाद में जो ये बता रहा है कि जब आप ग्लोब पर पाएंगे कि कुछ प्रमुख क्षेत्र पीले एवं भूरे रंगों के हैं, पीले एवं भूरे रंगे से होते हैं, ये महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। किसको? महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। यानी जो ये पीले पीले जो दिख रहे हैं, यानी आप देखेंगे यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आप देखेंगे ये पीले पीले और भूरे भूरे दिख रहे होते, तो मिट्टी को दर्शा रहे हैं। किसको? मिट्टी को दर्शा रहे हैं। तो इसे हम महाद्वीप बोलते हैं। यानी जो पृथ्वी का यह जो ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है, जिसे सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल या भूपर्पटी बोलते हैं। ये 2 चीजों से मिलकर बना है, यानी इस पे 2 चीज बहुतायता में। ऊंचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? ऊंचे वाले भाग को हम बोलेंगे महाद्वीप क्या बोलेंगे? ऊंचे वाले भाग को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ सॉरी, महाद्वीप बोलेंगे। और नीचे जो धंसा हुआ वाला भाग होता है इसे हम महासागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महासागर बोलेंगे। तो इसी के कारण
क्या होता है, पृथ्वी पे ग्लोब पे दो ही चीज ज्यादा दिखाई जाती है, यानी भूरे कलर का जो दिखाया जाता है वो मैदानी पठारी क्षेत्र हो सकता है, यानी आपका क्या हो सकता है, महाद्वीपीय क्षेत्र हो सकता है। और जो नीले आकार में दिखाया, नीले कलर में दिखाया जाता है, नीले रंग में दिखाया जाता है बाबू, वो आपका हो जाता है समुद्री क्षेत्र। क्या हो जाता है, समुद्री क्षेत्र। ज्यादातर आपको ग्लोब पर नीला हिस्सा ही देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर 70% आपके भाग क्या है, पानी है। आप देखेंगे अब उसके बाद में अगली वाली जो स्लाइड है, अगले वाले में इन्होंने बताया कि ये जो संतरा ये सारा चीज हो गया, ये पूरी ग्लोब भी आप देखेंगे कि क्या बता रहे हैं, ये महासागर है, जैसे कि महाद्वीप हैं। अब ये जो वहां महासागर हम लोगों ने देखा, 4 महासागर देख लिए। क्या देख लिए हमने, प्रशांत महासागर देखा जो सबसे बड़ा था, हमने उसके बाद अंटार्कटिक देखा जो सबसे व्यस्ततम था, उसके बाद हमने हिंद महासागर देखा, उसके बाद हमने आर्कटिक महासागर देखा। इस तरीके से 4 महासागर हमने मुख्य महासागर को देखे। उसके बाद में क्या, दक्षिणी महासागर, मतलब लोगों का मत है कि 5वां महासागर है, लेकिन अभी पूर्णतया कोई चीज उस पर वो नहीं है। अब हम आएंगे यहाँ जो महाद्वीप है, ये 7 महाद्वीप है। क्या हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, देखेंगे कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप हमारा है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। क्या है, ये एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये भारत है। क्या है, ये भारत दिख रहा है, तो ये एशिया महाद्वीप हो गया पूरा पूरा। यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद में सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो जो आर्कटिक जो है ये महासागर है, जो अंटार्कटिका है, क्या है, अंटार्कटिका है, ये आपका महाद्वीप है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका अंटार्कटिका है ये महाद्वीप है, और जो आर्कटिक है यानी अंटार्कटिका जो बड़ा चीज है, वो बड़ा ऊंचे वाला चीज है, यानी क्या है, वो आपका महाद्वीप है। और जो आर्कटिक है बाबू, ये आपका महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। आप देखेंगे कि क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे कि इसमें देखेंगे कि हमारे जो सबसे महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो 2 चीज आप देखेंगे कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा क्या हो गया बाबू, सबसे बड़ा जो पीए पड़ा नहीं, एशिया। क्या, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा जो हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। जो सबसे छोटा बनता है बाबू हमारा, ये सबसे छोटा हमारा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। साथ तो 2 हमने यहां से पढ़ा, 2 हमने वहां से पढ़ा। 2 हमने यहां से ये पढ़ा कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। 2 चीज हमने वहां से पढ़ा, क्या पढ़ा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और उसके साथ साथ अटलांटिक महासागर है वो सबसे व्यस्ततम महासागर है। 4 चीज हमने देख लिया। क्या, 4 चीज हमने बड़े आसानी से देख लिया आज की क्लास में, यानी एक ही छोटे से चैप्टर में हमारे 4 चीज हमारे एकदम क्लियर हो गए। अब आप यहाँ पे देखिएगा बाबू, ये ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसको आप ऐसे करके आसानी से हम लेंगे, आसानी से। आप यहां अब देखेंगे, आप देख रहे हैं बाबू कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी 1 सेकंडों में जाने वाला है। आप देखेंगे ये पूरा समझ ही गए कि 7 महाद्वीप हमने पूरा पूरा देख लिया है। आप देखेंगे कि क्या होता है, ये एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये तो हमने बता दिया। ग्लोब में आपको ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं भी देखने को मिलेंगी। अब ऊर्ध्वाधर क्या हुआ, ग्लोब में आपको ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं मिलेंगे, यानी ये आपका ग्लोब हो गया बाबू। तो ये जो ऊर्ध्वाधर का मतलब जो सीधी रेखाएं होती है, क्या, सीधी रेखाएं, यानी जो सीधे क्या होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई होती हैं, इन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इन्हीं को हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। और जो आपकी इधर पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती हैं, यानी जो आपकी क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बाबू, इनको हम बोलते हैं, ये हमारी अक्षांशीय होती हैं। क्या, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, यानी अक्षांश होते हैं, अक्षांशीय विस्तार होता है। तो इस तरीके से जो उधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ आए उसे हम देशांतर बोलते हैं, और इधर पूरब से पश्चिम की तरफ जाए
उसे हम अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय रेखा बोलते हैं। आप देखेंगे कि क्या ग्लोब में आपको ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं भी देखने को मिलेंगी। इनके अतिरिक्त इसके दोनों छोरों पर स्थित अस्थायी बिंदु है, ये बिंदु उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? आप देखेंगे ग्लोब में हमने बताया था कि यहां जब जाएंगे तो जो अंतिम छोर होता है इसे हम पोल या ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ पोल रहता है बाबू, और यहाँ पे हमारा साउथ पोल रहता है। क्या रहता है? ऊपर वाले वो जो हम जाएंगे तो नॉर्थ पोल यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? यहाँ पे हमारा साउथ पोल हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों ध्रुवों के ठीक मध्य में एक काल्पनिक रेखा, जिसे आप देखेंगे कि हम वहां बताए थे कि जैसे ये देखो, ये दोनों ध्रुवों को बीच में जो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, ये वाला बेल्ट, ये हमारा भूमध्य रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के दो गोलार्धों में, गोलार्धों, यहां पे देखिएगा गोलार्धों शब्द आया है, यानी गोलार्ध, यानी गोला, और कैसा गोला? आधा गोला। तो ये आधे गोलों में पृथ्वी को बांटती है। जो हमारा ये क्या है? भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी को दो आधे आधे गोलों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। यह गुलाब को चारों ओर से घेरे हुए है। क्या है? ये ग्लोब को चारों ओर से घेरे हुए है। जैसे ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये वापस आ जाएगी, यानी पृथ्वी को चारों तरफ से सर्पिलाकार घेरे हुए है भूमध्य रेखा। आप देखेंगे अक्षांश रेखा, वो हमने बता दिया कि ग्लोब पर आप भूमध्य रेखा के समांतर, क्या भूमध्य रेखा के समांतर, यानी इसी के समांतर ऐसे 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 ऐसे, ये जो पूरी रेखाएं होती हैं, ये हमारी कई रेखाएं, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्रदर्शित करता है, यानी 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। प्रत्येक गोलार्ध में आप 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। क्या? ये जो अर्ध गोला है इसमें 90 इधर और 90 इधर, यानी 80 आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। लेकिन अक्षांश का विस्तार देखेंगे तो ये 181 होता है। क्या होता है? 181, क्योंकि यहाँ ध्रुव पर एक बढ़ जाता है। आपको आगे चल के बताएंगे क्लास में। तो संपूर्ण पृथ्वी में 180 डिग्री अक्षांश रेखाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनको उत्तरी को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जिन्हें 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा तथा, आप देखेंगे ये कहना क्या चाहता है बाबा, ये कहने क्या चाहते हैं, इनको भी बता दें कि ये क्या कहना चाहते हैं। कि मतलब जैसे कि ये हमने देखा कि क्या ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के अतिरिक्त ये हमारे 23.5 डिग्री पर रेखाएं, 23.5 इधर नॉर्थ में हमको क्या मिल जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तर में हमें 23 डिग्री 1/2, यानी 23.5 डिग्री में यहाँ पे हमें कर्क रेखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 20, और इसके बीच में यहाँ पे हमें ये कर्क रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगा। आप देखेंगे उसके निचले वाले, अब यहाँ दक्षिण वाले क्षेत्र में आएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रेखा मिलेगी। इसको, ये सब अक्षांशीय रेखा है बाबू, क्योंकि ये हमारी पूरब से पश्चिम की ओर गई हैं। अब देखेंगे ये जो हमारी रेखाएं हैं, इनको हम मकर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मकर रेखा बोलेंगे। अब उसके बाद में आप लोग देखिएगा, ये ग्रीनविच रेखा क्या बता रहे हैं? ये ग्रीनविच रेखा बता रहे हैं। पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर, यानी ये ग्रीनविच जो देशांतर रेखाएं होती हैं बाबू, इनके अंदर ये चीज होता है कि ये समय का निर्धारण करती है। क्या? समय का निर्धारण करती है। जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम्स होता है, ये जीएमटी यानी ये समय का, देशांतर जो होती है समय का निर्धारण करती है। जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं ये स्थान को दर्शाती है कि ये स्थान यहाँ पे पड़ेगा, ये स्थान यहाँ पे पड़ेगा। अगले वाले जब क्लास में हम पढ़ाएंगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक एक डिग्री पे 4 मिनट कैसे कहाँ लगता है, कौन डिग्री कितने डिग्री पर है, तो इस पे कितना टाइम लगेगा। आप देखेंगे कौन सा पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एकदम स्लो स्लो चलिएगा, पूरा एकदम सीक्वेंस में क्लास देखेंगे, सारा कुछ वहीं पे आपको मिल जाएगा। अभी ज्यादा अचानक से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वरना हजम नहीं कर पाओगे। तो देखिएगा कि ये बता रहे हैं कि जो ग्रीनविच रेखा है ये 150 डिग्री यानी 180 डिग्री, ये बीचों बीच से 180 डिग्री यहाँ पे आप देखेंगे 150 120 इस तरीके से ये जो देशांतरीय रेखाएं हमारे विस्तार में फैली हुई हैं। अब यहीं से क्या होता है, लंदन में एक जगह होती है ग्रीनविच होती है। क्या होती है? लंदन में ग्रीनविच होती है। वहीं से मतलब जैसे कि इन चीजों को लिया गया, तो इसलिए इन रेखाओं को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये 180 डिग्री जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, ये समय को निर्धारित करती हैं। क्या करती हैं? समय को निर्धारित करती हैं। आप देखेंगे कि ये चीज बता रहे हैं कि जिसे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो ये हमने बता दिया कि 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त एवं 66 सही
1/2 यानी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी जो उत्तरी अक्षांशीय रेखा को, यानी यहां पे आप देखेंगे 66 सही, यानी यहां पे आपको जो ये बिंदी दिख रही है, ये वाली बिंदी, तो ये आपकी आर्कटिक वृत्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर्कटिक वृत्त हो जाएगी। अब वहां पे हमने देखा था कि आर्कटिक क्या था? एक महासागर था, यानी यहां वाले इस वाले एरिया पे हमें जल बहुत मिलेगा। क्या मिलेगा? जल बहुत मिलेगा, यानी पहाड़ और पर्वत बहुत ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? वो सॉरी, बर्फ बहुत ज्यादा मिलेगी। और यहाँ आपको, यहाँ भी निचले वाले क्षेत्र में भी आपको बर्फ देखने को मिलेगी। क्या? बर्फ देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे जीवन। अच्छा, आप देखेंगे तो क्या हो गया, तो 66 सही 1/2 यानी उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त एवं 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अब वृत्त ये शब्द क्यों लगा? क्योंकि ये गोलाई में जब ये वाला एक चीज है, तो ये देखेंगे तो ये पूरा पूरा एक सर्कल दिखा रहा है। इसे क्या दिखा रहा है? सर्कल दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस वाले को हम ऊपर वाले हिस्सा को देखो, ऊपर वाला आर्कटिक, क्या? आर्कटिक। अब नीचे वाला अंटार्कटिक, क्या? अंटार्कटिक। तो इस तरीके से यहां देखेंगे कि ये हमारा क्या हो गया? कर्क रेखा हो गई, यानी 23.5 डिग्री। ये भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। यहाँ पे भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ आएंगे, यानी इधर की तरफ आएंगे तो हमें मकर रेखा मिलेगा। इधर की तरफ जाएंगे तो हमें कर्क रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा पूरा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे कि क्या मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ अगले वाले हिस्से में देखेंगे, बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी धीरे धीरे कौन इतना पीपीटी लगाए यार, इतना। मेरा मेन मकसद है कि देखो, समझो तुम लोग, क्या समझो। अब वो पीपीटी भी होती तो चीज यही होता। तो मतलब क्या है, केवल हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। और जो मैं फैक्ट बता रहा हूं बाबू, आपको सारा कुछ नहीं पढ़ना, फैक्ट जो बता रहा हूं, इन फैक्ट पे आपको ध्यान देना। क्या? फैक्ट पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना। वहां पे 2 क्वेश्चन बने, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा। हाँ देखो, अभी तक हमने 6 फैक्ट पढ़े। क्या पढ़े बाबू? 6 फैक्ट पढ़े। क्या पढ़े? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आप बताएंगे, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। हाँ सही कहा। क्या? वो सबसे व्यस्तम आर्कटिक महासागर। कौन? सबसे व्यस्तम आर्कटिक महासागर। अभी देखेंगे उसके बाद में आपने यहां देखा, एक चीज देखा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो 23 से 1/2 ऊपर की तरफ जाएंगे अक्षांशीय विस्तार पे, तो वो कर्क रेखा। नीचे की तरफ भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो मकर रेखा हो गई। और क्या हो गए? हमारे 180 अक्षांशीय विस्तार है। कितना? 180 हमारे अक्षांशीय विस्तार है। इस तरीके से पूरा पूरा हमने ये सारा, इतना हमारा फैक्ट बन जाता है। अभी आप देखेंगे कि क्या, उसके बाद में आप देखेंगे उपयुक्त अक्षांश रेखा पृथ्वी को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांटती है। सुविधा के दृष्टिकोण से अक्षांश रेखाओं को 10 डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। क्या? जो ये अक्षांश रेखाएं हैं, इनको मतलब सुविधा के लिए 10 डिग्री के अंतराल पे खींच दिया, लेकिन आप ग्लोब में देखेंगे बड़ी बारीकी से खींचा हुआ है। भूमध्य रेखा सभी अक्षांश रेखाओं से बड़ी होती है। अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। देखो इन्होंने कितनी बड़ी बात बता दी बाबू। क्या? जब अक्षांश रेखा, अब यहां पे देखेंगे यहां बड़ा है, अब ये भूमध्य रेखा यहां पे जो रेखा खींचेंगे वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीचों बीच में है। आप किसी गेंद पे देखो खींचेंगे तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये रेखाएं क्या होते जाएंगी? छोटी होते जाएंगी, क्योंकि इनका आकार ऊपर की तरफ छोटा होता जाएगा। तो इसलिए यही चीजें बताना चाहते हैं कि 10 डिग्री के अंतराल पर आप खींचेंगे तो ऊपर की तरफ जब खींचेंगे तो ये रेखाएं क्या होती जाएंगी? अपने आप में भूमध्य रेखा सबसे ज्यादा जो लंबाई होती है, यानी अक्षांशीय लंबाई होती है, वो भूमध्य रेखा पर होती है। उसके बाद भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये रेखाएं छोटी होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? छोटी होती जाएंगी। आपको देशांतर रेखाएं, आपको ग्लोब पर कुछ क्या लंबवत रेखाएं, आपको ग्लोब पर कुछ लंबवत यानी लंबी लंबी रेखाएं, ऐसी लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी लेटी होगी वो लेटीट्यूड। तो आपको ग्लोब पर कुछ लंबवत रेखाएं मिलेंगी। वास्तव में ये अर्धवृत्त होते हैं जो दोनों ध्रुवों को जोड़ते हैं। क्या? ये अर्धवृत्त होते हैं। देखेंगे कि क्या, जो ये सॉरी ये वाली जो होती हैं, अब ये कोई चीज हुआ, एक ऐसे आधी रेखा खींचा और फिर एक ऐसे इधर से खींचा, तो ये क्या हो गया? पूरा पूरा वृत्त हो गया।
लेकिन ये एक तरफ से ये ऐसे रेखाएं होती तो ये अर्धवृत्त होती, इधर से आके मिल गया तो ये वृत्त हो गया। तो ये बताना चाहते हैं कि आपको ग्लोब पर कुछ लंबवत रेखाएं मिलेंगी, वास्तव में ये अर्धवृत्त होते हैं जो दोनों ध्रुवों को जोड़ते हैं। ये सभी समान लंबाई की संख्या में 360 होती है। क्या संख्या में? अक्षांश कितना 180 है और दो देशांतर 360 होती हैं। इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। 0 डिग्री मध्याह्न रेखा लंदन ब्रिटेन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर गुजरती है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। यानी जो हमने बताया था जो जीएमटी है यानी जो ग्रीनविच रेखा है वो लंदन से गुजरती है, जिसके माध्यम से समय निर्धारित होता है। हमारे यहाँ पे लंदन से 5.5 घंटा आगे क्या होता है, समय चलता है। तो इस तरीके से ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। आप देखेंगे यहाँ बताना चाहते हैं कुछ कि जैसे गोलार्ध में 180 डिग्री एवं पश्चिमी गोलार्ध में क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध में, यानी कहाँ देखेंगे उत्तरी यानी दक्षिणी। अब यहाँ पूर्वी गोलार्ध में क्या होता है, अब ये देखेंगे आप पूर्वी गोलार्ध जो हुआ, पूर्वी गोलार्ध में 180 एवं पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। यानी पूर्वी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में ऐसे ऐसे यहाँ पे ये बीच में आपकी क्या हो गई, ग्रीनविच वाली रेखाएं हो गई जो टाइम को निर्धारित करती है 0 डिग्री वाली। अब यहाँ पे अक्षांशीय वाली ये, और जो अक्षांशीय भूमध्य, ये जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भूमध्य रेखा थी ये 0 डिग्री थी, लेकिन ये अक्षांशीय वाली थी और ये वाली आपकी क्या हो गई, ये देशांतरीय हो गई। तो ये समय को निर्धारित कर रही है, ये स्थान को निर्धारित कर रही है, लेकिन इनको नहीं जोड़ते हैं, इनको 0 डिग्री में जोड़ते हैं। तो क्या होता है आप देखेंगे गोलार्ध में 180 डिग्री एवं पश्चिमी गोलार्ध में 180 देशांतर रेखाएं होती। तो इधर देखेंगे 180 और इधर देखेंगे तो आप 180, इस तरीके से गोलार्ध में पूरे क्या 360 मिल जाएंगे आपको रेखाएं। तो ग्रीनविच के पूर्व में स्थित देशांतर को पूर्वी एवं पश्चिम में स्थित देशांतर को पश्चिमी देशांतर से चिन्हित किया जाता है। आपको ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतरीय रेखाओं का जाल मिलेगा, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय, जो ये अक्षांशीय हो गए, ये आपकी देशांतरीय रेखा हो गई और ये आपकी इस तरीके से अक्षांशीय रेखाएं मिल गई। और जो ये इन चीजों को काटती हैं, ये जो जाल बिछ जाता है, जाल नुमा जो संरचना बनती है, इसको ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये चीज देख लीजिएगा, जहां अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा मिलती हैं तो इनके जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। तो आपको ग्लोब पर ये ग्रिड कहा जाता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। ग्रिड हमें स्थानों की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। उदाहरण से चेन्नई 12 डिग्री उत्तरी और 80 डिग्री पूर्व में स्थित है। हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के सहायता से चेन्नई की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी क्या है, यानी अक्षांशीय रेखा क्या इतने डिग्री पर है, तो ये अब ये दोनों अक्षांश और देशांतर मिलेंगे तो यहाँ पे एक संरचना इस तरीके से ग्रिड बनाएंगे। इसके बीच में जो स्थान होगा तो ये इतने डिग्री पे, मान लीजिए ये स्थान है, ये यहाँ पे चेन्नई दिया था 12 डिग्री, तो उस चीज को हम बताएंगे कि 12 डिग्री पे ये पूरा मतलब इन क्षेत्रों में ये स्थान पड़ता है। तो इन पर समय का क्या प्रभाव होगा और ये कौन सी स्थिति में आ रहे हैं, यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, ये सारा कुछ ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार निर्धारित करता है। उसके बाद में देखेंगे जो नेक्स्ट वाली स्लाइड है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड, इसमें दिखाया गया है कि शायद ये अच्छी क्यों नहीं दिख रही है, ये उत्तरी और दक्षिणी वो विस्तार बता रहा है। आप देखेंगे कि इसमें हाँ ये चीज बता रहा है, पृथ्वी का एक छोटा मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे कि ये ग्लोब कहलाता है। अब पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं, यानी पृथ्वी के चारों ओर भूमध्य रेखा, यानी ये जो आपकी भूमध्य रेखा हो गई तो इसके समांतर यानी इसी के समान रेखाएं। तो हमने क्या कहा था, इधर से पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं, ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं, तो क्या हो जाएगी? अक्षांश हो जाएंगे। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल जिसकी सहायता से स्थान विशेष जानकारी मिलती है, क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड कहा जाता है। सबसे बड़ा भूभाग जो जल से घिरा होता है उसे क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भाई जो सबसे बड़ा भूभाग जो जल से घिरा होता है यानी महाद्वीप, सॉरी हाँ महाद्वीप होता है। क्या होता है? महाद्वीप होता है। क्या? महाद्वीप, यानी जो क्या होता है तीन चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है। आप देखेंगे पृथ्वी का सबसे उत्तरी छोर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। क्या होता है? उत्तरी ध्रुव होता है। ग्लोब का आधा भाग गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मिल गया आपको कि क्या महाद्वीप उसे कहते हैं पृथ्वी क्या जो चारों तरफ क्या होता है जल से घिरा हुआ होता है। ग्लोब किसे कहते हैं? छोटा सा पैमाना, भी एक मॉडल, पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल
जिस पे पृथ्वी क्या होती है मतलब दर्शाई गई होती है उसे ग्लोब कहते हैं। प्रमुख महासागरों के नाम लिखे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ग्रिड किसे कहते हैं? दो स्थान मिलते हैं ऊपर आपस में, अक्षांशीय और देशांतरीय जो रेखाएं होती है जिस स्थान पर आपस में मिलती हैं उन्हें ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड की सहायता से हम किसी स्थान की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ग्रिड के मतलब जैसे कि उनके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के हिसाब से उत्तर से दक्षिण में कैसे उनका विस्तार है ये आसानी से हम जान सकते हैं। प्रधान माध्मान रेखा ग्रीनविच का महत्व क्या है? यह हमारे समय को निर्धारित करती है। किसको? समय को निर्धारित करती है। इतना सारा चीज, ये सारे चीज आज की जो हमारी क्लास थी, ये पहला चैप्टर क्लास 5 का एनसीईआरटी का समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि ये क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस क्लास में आपने बहुत ढेर सारी जानकारी प्राप्त की होगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।